इनके साथ क्या था, इनका जो विज़न है, इनका विज़न बहुत बड़ा है। ओके और यही रीज़न है कि थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए वी इंट्रोड्यूस सैफ एंड करीना। हमने अपने ब्रांड एम्बेसडर इंट्रोड्यूस करे हैं। नो वन इज डिड दैट, अभी तक किसी ने नहीं किया। अगर आप बात करते हो तो मतलब उस ब्रांड लेवल पर किसी ने भी इतनी बड़ी, इट्स अ फैमिली टू फैमिली एसोसिएशन। तो वी स्टार्टेड अवर प्रोजेक्ट फ्रॉम गोल्फ कोर्स रोड। अभी जो हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट, जो हमारा पहला प्रोजेक्ट आएगा, दैट विल ऑन गोल्फ कोर्स रोड। रिसेंटली हम सब ने विटनेस किया गोल्फ कोर्स रोड में 100 करोड़ का फ्लैट बिका। अमेजिंग, बिकम इंटरनेशनल न्यूज़। बिल्कुल। इज इट जस्टिफाइड? बिल्कुल जस्टिफाई करता है। हाउ? करते हैं अक्रॉस द ऑल वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया। हर कोई वॉर सिचुएशन में है। Everybody in the war situation. India is the only country this war has 0% impact. रीजन क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है। नितिन जी, वेलकम टू बैकयार्ड। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच अभिषेक जी। नितिन जी, हाउ यू कम इनटू रियल एस्टेट? व्हाट स्पार्क्ड यू? See what happened in 2005 I completed my MBA. ओके जब मैं MBA कंप्लीट करके आया तो मेरी कैंपस सिलेक्शन से जॉब लगी थी दिल्ली में, एट्स अ एड एजेंसी। ओके तो जब एड एजेंसी में मैं गया तो वो मीडिया बाइंग करते थे, स्पेस बाय करते थे। मैं देखता था कि जो मेन एडिशन है न्यूज़पेपर का और जो रियल एस्टेट एडिशन है उसमें डबल का फर्क होता था न्यूज़पेपर पेजेस में। मतलब अगर मेन एडिशन 36 का तो 72 पेजेस का होता था। ओके तो उसने मुझे फैसिलिटेट किया, यार ये क्या चीज़ है जो मतलब न्यूज़पेपर से थोड़ी सी ज़्यादा एड्स आती हैं। हाँ तो फिर मैं रियल एस्टेट में घुसा। देन आई डिसाइडेड नहीं यार, That was the point. दैट वाज द पॉइंट। आई डिसाइडेड कि नहीं यार, रियल एस्टेट तो एक बहुत अच्छी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, इसमें आना चाहिए। तो वहाँ से इनिशियली जब आपने रियल एस्टेट स्टार्ट किया, क्या चैलेंजेस फेस किया आपने इनिशियली? शुरुआत में देखो, MBA में हमें पढ़ाया गया कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, FMCG। हमें कभी कॉन्सेप्ट सेलिंग सिखाई नहीं गई। हाँ आज के टाइम में तो सिखाई जाती होगी, बट 2003-5 में जब मैं कर रहा था तो कॉन्सेप्ट सेलिंग नहीं थी। हमें आपका प्रोडक्ट बेचना सिखाया जाता था कि किस तरीके से प्रोडक्ट बनता है, क्या प्रोडक्ट है, उसकी पोजीशनिंग क्या होती है। कभी कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया। लेकिन जब रियल एस्टेट में आया तो यहाँ पर टोटली कॉन्सेप्ट सेलिंग थी। बिल्कुल मतलब आज हम घर दिखा के बेचते हैं, लेकिन तब पेपर पे बिकता था माल हाँ कि भैया ये लेआउट है, ये प्लान है, ये लोकेशन है और ऐसा हम बना के देंगे या ये लगा के देंगे। ठीक है। दैट वाज अ कॉन्सेप्ट सेलिंग। हाँ तो वो मुझे समझ में आया। प्लस जब MBA करके निकले तो सेल्स में लोग कहते थे कि यार ये आपको बाइक चलानी पड़ेगी, गाड़ियां घिसनी पड़ेगी, बस से जाना पड़ेगा, ट्रेन से जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो AC के नीचे बैठ के बेचना पड़ा माल। तो और मजा आने लग गया ठीक है। कि चलो एटलीस्ट जो हम थॉट प्रोसेस लेकर MBA करके निकले थे वो नहीं करना पड़ रहा है। अच्छा तो इससे मुझे लगा, मैं आ गया रियल एस्टेट इज समथिंग विच इज यूनिक। और धीरे धीरे में समझ में आया कि हम लोगों की ना जरूरतें भी पूरी करते हैं यार। मतलब हम एक ऐसी चीज़ लोगों को देते हैं, मतलब हम ऐसे लोग ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस कराते हैं जिनसे लोगों को ये एहसास होता है कि यार मेरे पैसे जीवन भर की कमाई है, अपनी सारी पूंजी लगाते हैं लोग। मतलब जीवन में एक बार आदमी घर खरीद पाता है। इन्वेस्टर की बात नहीं करते हैं, लेकिन हम जो एक आम आदमी की बात करते हैं तो फिर लगता है यार हम उनको एक तरीके से कंसल्टेंसी दे रहे हैं। उनको हम बता रहे हैं कि क्या बढ़िया है क्या नहीं है। जैसे डॉक्टर्स बताते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, तो हम उनको बेस्ट ट्रीटमेंट की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगा यार ये एक अच्छी प्रोफाइल है, इसमें जाना चाहिए। कैन यू शेयर सम माइलस्टोन और अचीवमेंट इन योर करियर? ये अचीवमेंट्स तो बहुत रहे लाइफ ऐसा में। यूनिक जो बताना चाहोगे कि ये माइलस्टोन और ये अचीवमेंट था? यार देखो, अभी रिसेंटली व्हेन आई वाज इन एम्बियंस ऑलमोस्ट 6 years बैक, एम्बियंस में था। ठीक है। तो जब हमने वो कंपनी एज अ टीम ज्वाइन करी थी, 2018 की बात है। तो सेक्टर 22 वाला प्रोजेक्ट था क्रिएशंस। तो उसकी ना सेल बहुत कम थी, मतलब इट्स डबल डिजिट सेल इन अ ईयर। वहाँ से उसकी 3 डिजिट सेल्स को लेकर आना, 400-450 करोड़ का एक फाइनेंशियल ईयर में माल बेचना, फिर उसको एक्सपोनेंशियली बढ़ाना। तो भी मुझे लगा कि वो अचीवमेंट है। वहाँ से फिर मेरा भी ग्राफ चेंज हुआ, मतलब मेरी भी लर्निंग बढ़ी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट में प्रोजेक्ट देख रहा था। अभी तक किसी की शेडो में होता था, वहाँ से फिर मैं इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट देखने लग गया। तो फिर मैं समझ में आया क्या सही है क्या गलत है, क्या इन्वेस्टर को पसंद है, क्या पार्टनर को पसंद है, क्या क्लाइंट पसंद करता है। वो सारी लर्निंग वहाँ से निकली। तो एक वो मुझे लगा कि वो थोड़ा गेम चेंजिंग भी था मेरे लिए। और वहाँ से एक्चुअल में लग्जरी बेचना समझ में आया कि व्हाट एग्जैक्टली लग्जरी कैसे बेचते हैं। स्टार्ट से लेके ट्रिवोक तक की जर्नी ये थोड़ा बताएंगे कैसा रहा? जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एड एजेंसी में कैंपस सिलेक्शन हुआ था, बट मैं लैंड करा रियल एस्टेट के अंदर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। मेरी कंपनी थी जेब्रो एडवर्टीजमेंट। ओके। खेल गवर्नमेंट का ऑफिस होता था। वहाँ से आई स्टार्टेड माय करियर इन रियल एस्टेट विद एसोटेक लिमिटेड, नोएडा। तो सेक्टर 50 में पहला प्रोजेक्ट बेचा विंडसर ग्रीन्स के नाम से। देन इंदिरापुरम उसमें बहुत हाइप था क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम आने वाले थे। तो इंदिरापुरम चल रहा था। तो उनका प्रोजेक्ट इंदिरापुरम में आया विंडसर पार्क के नाम से। कबाना सर्विस अपार्टमेंट बेचे हमने। तो वहाँ से एक अलग एक्सपीरियंस शुरू हुआ, रियल एस्टेट क्या होता है, कैसे बेचते हैं।
फिर DLF, देन BPTP, देन आपका एम्बियंस, सुपरटेक, सेंट्रल पार्क में भी काम किया, फिर ट्रेवॉक की जर्नी है। व्हाट इंस्पायर यू टू कंटिन्यू दिस जर्नी? मेरे को देखो सेल्स में ना बहुत मजा आता है। अच्छा। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सेल्स में एक चीज़ सीखने को मिलती है, एक तो नए नए लोगों से मिलते हो। मतलब आज मुझे 19-20 साल हो गए इंडस्ट्री के अंदर, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे सब कुछ आता है, बिल्कुल सही बात। क्योंकि अगर मैं लाख से ऊपर कस्टमर से मिला हूँ से फॉर एग्जाम्पल, और लाख एक का जो कस्टमर मिलेगा हो सकता है मुझे कुछ नई चीज़ सिखा के चले जाए। मतलब ये ऐसा नहीं है कि अपने प्रोडक्ट को मशीन में डाला हो बन के निकल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। मतलब हर कस्टमर के अलग थॉट होते हैं। आप कोई FAQs नहीं बना सकते कि परमानेंट FAQs है कि यही नहीं। सवाल पूछेगा। कोई भी कस्टमर कोई भी क्वेरी लेके आ सकता है, कुछ भी लेके आ सकता है। मतलब जो आपने सोचा अनप्रेडिक्टेबल की, मतलब ये चीज अचानक से सवाल आ गया, तो वो हमेशा आपको टोस पे रखता है, आपकी लर्निंग कर्व को बढ़ाता रहता है। तो इसलिए रियल एस्टेट मुझे पसंद है। अच्छा। कि हर तरीके के कस्टमर मिलते हैं। एक 20 लाख रुपए लगाने वाले मिलता है, 20 करोड़ लगाने वाले मिलता है, 200 करोड़ लगाने वाले मिलता है। तो हर का माइंडसेट अलग होता है। 20 लाख वाले को अलग तरीके से डील करते हैं, 20 करोड़ वाले को अलग से करते हैं, 200 करोड़ वाले को अलग से करते हैं। तो वो डिफरेंट लोगों से मिलना, और मुझे पसंद है यार लोगों से मिलना, और उनसे कुछ ना कुछ, अगर वो हमसे कुछ सीखते हैं तो हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। कस्टमर हैंडलिंग में कोई चैलेंज नहीं आया आपको? कभी कोई सवाल ऐसा पूछ दिया गया और जिसके जवाब नहीं पता? कई बार ऐसा होता है, तो उसमें हम बोल देते हैं विल गेट बैक टू यू। ये तो HR वाली बात होगी। ये एक्चुअली, हाँ बिल्कुल सही। एक्चुअली क्या होता है यार कि झूठ बोल के ना माल नहीं बेचा जाता। ठीक है। क्योंकि जब वो बैठता है, देखो वो बैठा है कस्टमर, उसकी वाइफ, उसकी मदर, उसके बच्चे, सब हमें देख रहे होते हैं कि हम उसको जो नॉलेज देंगे वो ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे कि जिससे वो अपने प्रोडक्ट का डिसीजन ले पाएगा। सही बात। और अगर हम सेलिंग करने लग गए ना, तो गलत चीज भी बेच दिया या सही चीज, देखो नहीं पता है चीज, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। कि भैया आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता, क्योंकि प्रोडक्ट की साइकिल 5 से 7 साल की होती है। अगर आप देखो तो एक प्रोडक्ट की जो रियल एस्टेट की साइकिल है 4-5 साल तो एवरेज मिनिमम लेते हैं, और 6 to 7 ईयर्स के अंदर आपको कंप्लीट डिलीवरी के बाद उसकी रिहेबिलिटेशन तक 5 से 7 साल लगते हैं किसी प्रोडक्ट को कंसीव होने में, और उसको एक तरीके से प्रोडक्ट को लिवेबल कंडीशन बनाने के लिए। अब बंदा अपने पैसे लगाता है, 10 साल मेहनत करिए, 15 साल मेहनत करिए, वो सोचता है मैं जो उसको बता रहा हूँ ऐसा ही होगा, है ना। देखो 10-20% का वेरिएशन होता है, लेकिन अगर 70-80% का वेरिएशन हो जाएगा तो वो क्या सोचेगा, जब भी घर में रहेगा बैठेगा तो कहेगा यार उस बंदे ने मुझे गलत बेच दिया। हम शायद कस्टमर को भूल जाए, लेकिन कस्टमर को जिसने बेचा होता है कस्टमर उसको नहीं भूलता, जमा पूंजी लगाता है लाइफ टाइम। क्योंकि उसके लिए तो मैं एक ही बंदा हूँ जिसने डील करी है। हमारे लिए 100 बंदे, हम उनको एज अ क्लाइंट ट्रीट करते हैं, बट वो हमें ऐसा ट्रीट करते हैं कंसल्टेंट, इन्होंने हमें बेस्ट सर्विस दी है इनकी। क्योंकि सारा का सारा खेल कॉन्फिडेंस का है सेल्स के अंदर। कहीं पे भी कोई भी बाइंग होती है, जो मैं बता रहा हूँ, जो भी कोई भी बाइंग है वो इमोशनल बाइंग है। इमोशनल बाइंग होती है, उसको आदमी खरीदता है, बट उसको लॉजिकल थोड़ा लगाता है कि हाँ यार मेरे कैलकुलेटिव चलता है कि मेरी कॉस्टिंग कितनी है, मैं कितने टाइम पे EMI दे पाऊंगा, मेरी अप्रेजल कैसे लगेगी, मार्केट में कितना ग्रो करूँगा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा तो हमेशा ये मानना है कि बेस्ट इन्फॉर्मेशन दो, अपनी नॉलेज में जो है सच दो। बाकी तो यार देखो लॉस चेंज होते रहते हैं। जैसे हम जब बेचते थे तब रेरा नहीं था, अब रेरा आ गया है। पहले हम सॉफ्ट लॉन्च में माल बेचते थे, आज सॉफ्ट लॉन्च नाम की चीज खत्म हो चुकी है मार्केट में। वही मैं आपसे पूछ रहा था कि टोटल 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया, ऑलमोस्ट उससे ज्यादा ही आपके पास एक्सपीरियंस है। तब के रियल एस्टेट और अब के रियल एस्टेट में आप क्या फर्क देखते? बहुत बदलाव आ गया। देखो पहले क्या था, व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर ना, लोगों को फ्लैट समझाने पड़ते थे। लोग कहते थे ना छत हमारी है ना जमीन हमारी, हम क्यों खरीदते थे। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, 2005 की बात है। अच्छा। जब मैं विंडसर ग्रीन्स या विंडसर पार्क बेचा करता था, ठीक है, तो कस्टमर आते थे, कहते यार तुम 35 लाख 32 लाख का फ्लैट था वो, यार इतना महंगा बेच रहे हो। अच्छा। ना छत हमारी है ना जमीन हमारा है, अच्छा तुम कितना 1600 स्क्वायर फीट बेच रहे हो, यार हमें तो मिलता 1000-1200 ही रहा है। वो कारपेट सुपर समझाओ। तो आज के टाइम में ना वो नॉलेज कस्टमर पर है। मतलब जो लेमन कस्टमर को ये चीज पता है कि हाँ यार मेरे को कॉमन एरिया के पैसे पे करने पड़ेंगे, मेरे को जो एरिया मिलेगा वो कम होगा अपार्टमेंट का। पहले समझाना पड़ता था छत मेरी नहीं होगी, जमीन मेरी नहीं होगी, पहले ये बड़ी दिक्कतें हुई शुरू की 1-2 साल, फिर धीरे धीरे लोग भी समझने लगे। इनफैक्ट अब तो बाजार ऐसा हो गया है कि देयर आर लॉट ऑफ कस्टमर, वो हमें ज्ञान दे जाते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी रेखी कर रखी थी मार्केट की। मतलब आदमी इतना, क्योंकि आदमी अपनी जमा पूंजी लगा रहा होता है, तो इतना मार्केट के अंदर डीप डाइव मार चुका होता है वो, कि उसके पास वो इन्फॉर्मेशन तो जो हमें नहीं होती। क्योंकि कॉम्पिटिटर की हम पे इन्फॉर्मेशन, हम पे कुछ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे पास ऊपर की होती है, ठीक है, रेट, प्राइस, पेमेंट प्लान, साइजेस क्या चल रहे हैं, वो डीप डाइव मार लेते हैं। कुछ लोग तो बैलेंस शीट तक पहुंच जाते हैं कंपनी की, क्या चल रहा है, किसकी इन्वेस्टमेंट है, क्या नहीं है। तो आज के टाइम में बहुत चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी हुई है, नॉलेजेबल हो गया। मतलब आप कह सकते हो जो कस्टमर नॉलेजेबल है। इतना इजी रहा या पहले इजी था? देखो पहले बहुत कुछ समझाना पड़ता था, आज कस्टमर ऑलरेडी समझ के बैठा हुआ है, तो आसान है माल बेचना। अच्छा। क्योंकि उसको पता है ना पहले से कि ये चीज हाँ आ रही है, तो मैं आपको बेसिक नहीं समझानी है, आपको सिर्फ
अपने प्रोडक्ट पे अपने जो यूएसपीज हैं उस पे प्ले करना है, उस पे play वो आपको बताना है कि हम दूसरों से बेहतर क्यों हैं और अपने प्राइस को जस्टिफाई करना है। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, कैन यू टेल अस अबाउट विजन बिहाइंड ट्रिवोक ग्रुप, हाउ ट्रिवोक ग्रुप स्टार्टेड? देखिए ट्रवॉक है, द नेम इटसेल्फ अपने आप में अगर आप देखें तो नाम है द रियल एस्टेट वेंचर ऑफ चावलास। तो इट्स बैक्ड बाय द चावलास फैमिलीज और इनकी एक अपनी एक लेगेसी है विच इज़ मोर देन 75 ईयर्स। 1940 में हम लोग तो सब पैदा भी नहीं हुए थे, इनफैक्ट हमारे पेरेंट्स जानते होंगे या हमारे दादाजी वगैरह जानते होंगे। एक ब्रांड आता था दैट्स कॉल्ड प्रेस्टीज। एवरीवन नोस, हम भी जानते हैं। तो प्रेस्टीज वॉचेस आती थी, तो वो कंपनी ओन करते थे चावलास। अच्छा। हाँ, तो मतलब उस समय इंडिया के अंदर 90s आते आते इन्होंने पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट को डोमिनेट कर दिया था। अरे मतलब ट्यूनर्स भी बनाते थे, इनफैक्ट एक ब्रांड होता था मर्फी, अगर आपको पता हो, रेडियो का ब्रांड था। तो वो भी इन्होंने एक्वायर करा था, स्वीडन कंपनी थी। तो एक्विजिशन भी इन्होंने करी थी। तो मतलब उस समय ना मतलब अपने टर्म्स कंडीशंस और अपनी कमिटमेंट के लिए जाने जाते थे चावलास, और आज भी वही चीज़ है। मतलब इन्होंने उस लेगेसी को नहीं छोड़ा है। फिर 92 में क्या हुआ, इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन आ गया, लिबरलाइजेशन आ गया। उससे क्या हुआ कि बाहर की कंपनीज आ गई, जैसे पेप्सी आ गई थी इंडिया के अंदर, लहर पेप्सी, लहर इंडियन थी, पेप्सी बाहर की थी, तो मर्जर के साथ आ गई। चाइनीज कंपनी इंडिया के अंदर आने लगी। उससे फर्क क्या पड़ा कि अब देखो जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करने चाहते ना, उनको दिक्कत होती है। या तो आप चाइनीज प्रोडक्ट बना दो भैया, बाहर से आपने चाइनीज प्रोडक्ट लिया बना दिया, या फिर आप क्वालिटी के साथ। तो जैसे आज जो इंडिया के अंदर चल रहा है कि मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट चल रहा है कि आज लोग कह रहे हैं कि नहीं यार मेक इन इंडिया लेंगे। एक दिवाली में लगने वाली लड़ी 60 रुपए की आती है, अब आदमी 300 रुपए खर्च करता है, मेक इन इंडिया लेता है। तब इतना लोगों का थॉट प्रोसेस नहीं था क्योंकि सोशल मीडिया नहीं थी। लोगों को अपडेट करने उनके लिए था कि भैया वैल्यू फॉर मनी कॉस्टिंग है, 30 रुपए का तो मैं 30 का खरीदूंगा, मैं क्यों 60 रुपए की चीज खरीदूं। तो देन दे डिसाइडेड यार कि हम कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर सकते प्रोडक्ट में, लेट्स मूव इन सम अदर वेंचर। तो फिर ये रियल एस्टेट्स की तरफ इन्होंने मूवमेंट करी। और जो इनकी सेकंड जनरेशन थी, मतलब जो हमारे ट्रवॉक के फाउंडर हैं मिस्टर गुरपाल सिंह चावला, शायद चावला, इनके जो पेरेंट्स हैं, दे डिसाइडेड इन रियल एस्टेट कि रियल एस्टेट उस समय बूमिंग था इंडिया के अंदर, क्योंकि जब कोई डेवलपिंग कंट्री होती है तो उसकी शुरुआत इंफ्रा से ही होती है। 92 की बात, 92-95 के आसपास। तो उन्होंने रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर्स थे, काफ़ी बड़े लेवल पे इन्वेस्टर्स थे। इन 2006 ग्रुप ऑफ पीपल जो उनके साथ इन्वेस्टमेंट करते थे, दे डिसाइडेड कि यार हमें अपनी कंपनी खोलनी चाहिए। ठीक है। तो उन्होंने स्पेस कंपनी की फॉर्मेशन करी। ओके। तो जो सोना रोड को पूरा डोमिनेट करता है आज भी, अगर आप बिल्डिंग्स की बात करें, हर ऑल्टरनेट बिल्डिंग स्पेस की है। तो उन्होंने वो कंपनी बनाई और पिछले 20 साल के अंदर दे डिलीवर मोर देन 10 मिलियन स्क्वायर फीट करा हुआ है और करीब 14-15 से ऊपर प्रोडक्ट की डिलीवरी कर दी है। कंपनी अभी भी फॉर्म है, अभी भी है, कंपनी चल रही है। बट जो चावलाज हैं उनकी जो थर्ड जनरेशन आई, जैसे मैं बता रहा हूँ, गुरपाल जी सैयद चावला जी, इन लोगों ने फिर अपना नया वेंचर खोला, द रियल एस्टेट वेंचर ऑफ द चावलाज। ओके। तो मतलब बिजनेस आता है, बहुत अच्छे से आता है, बस एक नया स्टार्टअप है। मतलब एक ऑलरेडी 2 सक्सेसफुली डिलीवर करे हुए हैं और 2 सक्सेसफुली कंपनीज बनाई हुई हैं और ये तीसरी कंपनी है। तो बेसिकली काम पुराना नाम नया। हाँ, काम पुराना नया है, वो आप कह सकते हैं। So how does Trivok Group plan to differentiate itself from other established builder in this region, in this Gurgaon? देखिए, गुड़गांव की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 10 साल के अंदर देयर इज मोर देन 10-12 डेवलपर्स आए हैं मार्केट के अंदर। अगर ज़्यादा ही आए हैं, मतलब 10-12 ऐसे जिनका नाम है जिनको आप सुन सकते हैं। छोटे मोटे तो बहुत आए हैं। तो हर साल 4-5 नए नाम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अब इनके साथ क्या था, इनका जो विजन है, इनका विजन बहुत बड़ा है। ओके। और यही रीज़न है कि थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए वी इंट्रोड्यूस सैफ एंड करीना। हमने अपने ब्रांड एम्बेसडर इंट्रोड्यूस करे हैं। नो वन इज डिड दैट, अभी तक किसी ने नहीं किया। अगर आप बात करते हो तो मतलब उस ब्रांड लेवल पर किसी ने भी इतनी बड़ी, इट्स अ फैमिली टू फैमिली एसोसिएशन। मतलब अगर हम रॉयल फैमिली की बातें करते हैं तो वी आर ऑल्सो रॉयल, क्योंकि हम 75 ईयर्स की लेगेसी लेके चल रहे हैं अपने साथ, और दे आर ऑल्सो रॉयल फैमिली। तो उसको चाहे वो कपूर्स हों, चाहे वो आपका खान फैमिलीज हों, जो पटौदी फैमिलीज हों, तो दे आर ऑल्सो रॉयल। तो हम लोगों ने उस कारण से उनको ब्रांड एम्बेसडर को प्लान किया कि यार नहीं, हमें ऐसे ही ब्रांड एम्बेसडर चाहिए जो हमारे ब्रांड को रिफ्लेक्ट करे कि हाँ यार मैच करता है कि हाँ, मतलब अगर ये रॉयल फैमिली की बात कर रहे हैं तो हमें भी दूसरी तरफ रॉयल फैमिली जो लेगेसी और रॉयल्टी की बात करते हैं, वो सपोर्ट सिस्टम चाहिए था। और वो हमें इसलिए चाहिए था क्योंकि देखो वो भी इतने बड़े लोग हैं, चाहते तो बहुत लोगों के साथ जुड़ सकते थे, वो भी अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं। मेरे सवाल में आ रहा था कि उन्होंने हाँ कैसे बोला, मतलब उन्होंने ये नहीं देखा कंपनी भी स्टार्ट हुई है, एग्जैक्टली जस्ट स्टार्ट हुई है, इनके साथ जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए। नहीं, क्योंकि उन्होंने भी अपने ड्यू इंटेलिजेंस चेक कर, उनको भी लगा यार कि हाँ इस फैमिली के साथ हम जुड़ेंगे तो उनका भी नाम में एप्रिसिएशन होता है, अटैचमेंट होती है। क्योंकि आज के टाइम में कोई भी ब्रांड जुड़ता है, आप देख लो ना, वो बहुत ज्यादा हो गया ना फिनिकी कह लो, या बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस होते हैं कि मेरा किसके साथ
नाम ऐड हो रहा है, क्योंकि उनकी भी सालों की मेहनत होती है वहां तक पहुंचने में। कहीं इनका कहते हैं ना फिजल आउट ना हो जाएगा, यार आप इनके साथ काम कैसे कर लिया। करेक्ट। तो वो चीज़ नहीं है। तो इसलिए ना ये जो लेगेसी जुड़ी, तो यहाँ से हम लोगों ने थोड़ा डिस्टिंग्विश किया मार्केट में अपने आप को फ्रॉम द अदर डेवलपर्स। और दूसरा फिर अब जो आप जैसे आपने कहा कि हम अलग कैसे कर सकते हैं, गुड़गांव गुरुग्राम में देखते हैं अगर, और तो वी स्टार्टेड अवर प्रोजेक्ट फ्रॉम गोल्फ कोर्स रोड। अभी जो हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट, जो हमारा पहला प्रोजेक्ट आएगा, दैट विल ऑन गोल्फ कोर्स रोड। तो अभी तक जितने भी डेवलपर्स आए हैं नए या नए स्टार्टअप्स आए हैं, नोबडी हैव प्रोजेक्ट ऑन गोल्फ कोर्स रोड, आइदर इन न्यू गुड़गांव, मैक्स टू मैक्स एसपीआर। मतलब किसी ने गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के बारे में सोचा ही नहीं था, लैंड ही नहीं है सर, सोचा ही कैसे। तो हमने वहां से अब हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा। तो हमने अपने को वैसे ही एक लेवल अप कर दिया मार्केट से, थोड़ा ब्रांड एम्बेसडर के साथ एसोसिएशन, प्लस जो हमारे प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, ताकि जो लोग हैं उन्हें थोड़ा बहुत भी डाउट रहेगा कि यार एक नया बिल्डर है, क्या करेंगे कैसे करेंगे। तो एक तो ब्रांड एम्बेसडर के साथ एसोसिएशन, रॉयल फैमिली टू रॉयल फैमिली, और दूसरा जो हमने लोकेशन पसंद करी है वो लोकेशन। एज ए न्यू बिल्डर, मैं न्यू बिल्डर तो नहीं बोलूंगा, नाम नया। हाँ। सो एज ए न्यू बिल्डर आप कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हो? चैलेंजेस ऐसा तो नहीं आ रहे कोई भी, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि देखो अभी मार्केट भी ओवरऑल अच्छी चल रही है, मतलब हर किसी के लिए अच्छी है, नॉट फॉर अस, एवरीबॉडी इज डूइंग गुड इन द मार्केट। हमारे साथ प्लस पॉइंट क्या है, एक तो जो हमारी कम्युनिटी की बात करते हैं रियल एस्टेट की, जो हमारे इमीडिएट पार्टनर्स हैं, दे नो चावलाज वेरी वेल। उन्होंने या तो स्पेस में काम करा है या नहीं भी काम करा तो भी स्पेस को जानते हैं, क्योंकि 20 साल से उन्होंने भी बिजनेस प्रोड्यूस करा है और लोगों को डिलीवरीज करी हुई है। तो हमें इतना ज़्यादा चैलेंज नहीं आया। बीइंग अ न्यू डेवलपर, क्लाइंट को थोड़ा समझाने में आता है, बट अब जब से सैफ एंड करीना ऑन बोर्ड हुए हैं, प्लस जब से लोगों को पता चला कि हाँ गोल्फ कोर्स रोड पे आ रहा है, तो अब वो चैलेंज हमारे साथ बिल्कुल ही मतलब जीरो। जर्नी सबको तो नहीं पता है कि स्पेस से स्टार्ट हुई, उससे पहले प्रेस्टीज से स्टार्ट हुई, फिर स्पेस में आया, फिर ट्रिवोक हुआ। तो कस्टमर के दिमाग में रहता है कि ट्रिवोक में कोई नया ग्रुप है, जब तक उसको ना बताया जाए। जैसे वो ट्रिवोक देखता है, सैफ अली खान करीना देखते हैं, फिर किसी हमारे पार्टनर के थ्रू या डायरेक्ट हमें अप्रोच करते हैं। बताओगे तब जब कस्टमर आपके टेबल में सामने होगा। वो कस्टमर टेबल में सामने आने के लिए पीछे तो पता होना चाहिए उसको। नहीं देखो, अभी तो देखो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर अवर रेराज एंड ऑल, ओके, क्योंकि रेरा से पहले वी आर नॉट गोइंग टू लॉन्च अवर प्रोडक्ट। कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर, और हम करना भी नहीं चाहते हैं। तो उसके लिए 10-15-20 दिन का वेट है। उसके बाद फिर मार्केट में प्रोडक्ट को लेके जाएंगे। 10-15 दिन का वेट है, मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग कि 15 से 20 दिन के अंदर विल गेट द रेराज, मतलब अगस्त लास्ट या मे बी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। अभी तक तो हमारे हिसाब से तो यही प्रेडिक्शन है कि ये आ जाना चाहिए। बाकी तो गवर्नमेंट महकमे ने काम करना है, ठीक है, 2-4-5 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, पहले भी आ सकता है, थोड़ा लेट भी हो सकता है। उसके बाद विल गो इन द मार्केट विद अवर प्रोडक्ट। अभी तक हमने प्रोडक्ट की कोई भी बात नहीं करी है। हम बस अपने जो हमारे पार्टनर्स हैं उनसे मिलते हैं, उनको ब्रांड के बारे में बताते हैं, ठीक है, और वो आगे कस्टमर, अगर मुझसे कोई कस्टमर मिलता है, क्योंकि अभी तो प्रोडक्ट ही नहीं डाला तो कस्टमर कहाँ से मिलेंगे। बट ये कि हमारा जो पहला इंटरेक्शन है, जो हमारे पार्टनर्स हैं, दे नो वेरी वेल व्हाट अबाउट दी ट्रिवोक, मतलब ट्रिवोक क्या है, कैसे काम करता है, क्या तरीका है, तो उसका हमें बहुत बड़ा माइलेज मिला है। What opportunities do you see in this market? ये तो फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। अब देखो उसके पीछे एक कारण भी बताता हूँ आपको, क्या है कि जो रियल एस्टेट है वो सबसे ज़्यादा ग्रूमिंग सेक्टर है, और करीब 20% के आसपास का इंडियन इकोनॉमी में इनका सपोर्ट सिस्टम है। चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम बात करते हैं, चाहे इंफ्रा की बात कर लो, तो मतलब आपको एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करके देती है रियल एस्टेट। तो अब क्या है कि अपॉर्चुनिटी कैसे है, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। जब डेवलपिंग कंट्री होती है तो वहाँ पर इंफ्रा पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, और जब इंफ्रा पे इन्वेस्टमेंट होती है तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रियल एस्टेट पे लगता है। क्योंकि हर आज के टाइम में तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऐसा तो है नहीं किसी को फ्री घर दे रही है, जैसे सर्टेन वो तो होता है ना, आपके पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं उनको तो मिल जाता है, लेकिन जो उससे ऊपर है, लेकिन वो पॉवर्टी लाइन के आसपास ही महसूस कर सकते हैं अपने आप को, तो उन लोगों के पास घर नहीं पहुंच पाता। तो Tier 2, Tier 3 सिटीज में आज के टाइम में घर बन रहे हैं, जो बिल्डर्स वहाँ पे बना रहे हैं वो लोग भी देते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर कोई 2-3 करोड़ की प्रॉपर्टी अफोर्ड कर लेता है। तो हर तरीके का जोन खुला हुआ है। मतलब आप देखो एफोर्डेबल आया बीच में तो 20-25-30 लाख के भी लोग की रेंज में आ गया गुड़गांव जैसा शहर। ये तो गुड़गांव शहर का भी किसी ने सोचा था कि 20-25 लाख में कोई फ्लैट मिल सकता है। तो एक वो भी गवर्नमेंट ने धीरे धीरे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी उस हिसाब से बनाती है। प्लस आज के टाइम में जिस हिसाब से स्टार्टअप्स इंडिया के अंदर कर रहे हैं, अभी मैं कल ही परसों पढ़ रहा था कि देयर आर 8 न्यू कंपनी जो यूनिकॉर्न्स में आ गई हैं। कल ही परसों की न्यूज़ में बात है कि 8 नई कंपनी यूनिकॉर्न बन गई हैं। तो देखो हर साल 10-15-20 कंपनी यूनिकॉर्न्स बन रही हैं, तो अब 100-125 से ऊपर यूनिकॉर्न कंपनीज बन चुकी हैं। तो मतलब इंडिया के अंदर देखो उनसे भी जॉब प्रोड्यूस हो रही हैं, और दे आर वेरी गुड पे मास्टर्स।
क्योंकि बाहर का पैसा लग रहा है, घर बैठे काम होना है, वर्क फ्रॉम होम होना है, और पैसा आ रहा है, उसको कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? ऑल मनी इज इन चेक्स फॉर्म। ये द बेस्ट पार्ट इन द रियल एस्टेट कि अब ये चेक्स में हो गया पूरा। तो फिर वो पैसा कहाँ लाएंगे? लेकिन रियल एस्टेट, क्योंकि देखो गोल्ड भी अगर आप खरीदते हो 2-3 करोड़ रुपए का, तो आप उसको सेफ कैसे करोगे? बट अगर 5 करोड़ का प्लॉट लेके रख दो, खुले में बढ़ रहा है, उसको कोई हाथ नहीं लगा रहा है, वो खुले में बढ़ रहा है, रेट उसका बढ़ रहा है। तो रियल एस्टेट एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें पैसा लगाओ और कमाओ। कारण क्या है? पॉपुलेशन बढ़ रही है, लैंड देखो, अगर आप ग्लोब की बात करते हो तो जमीन एक ऐसी चीज है जो कम हो रही है, लिमिटेड है, उसको बढ़ा नहीं सकते, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वो डिमांड एंड सप्लाई, लैंड वर्सेस पीपल भी चल रहा है ना? वो चलेगा। और जैसे जैसे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, आज रोड अगर मान लीजिए मुंबई एक्सप्रेस वे बन गया है हमारा, है ना? पहले यहाँ से सोना रोड पहुंचने में आपको लगता था 1 घंटा, आज 15 मिनट पहुंचते तो बंदा सोना रोड पे भी घर खरीद सकता है, 15 मिनट तो मेरे पास है। पहले ना 1 घंटा कौन जाएगा, 1.5 घंटा कौन ड्राइव करेगा, आज के 15 मिनट बंदा पहुंच रहा है। तो जो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिल रहा है, उससे ना आप देखो तो ग्लोबली या पैन इंडिया लेवल पर रियल एस्टेट बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि हर किसी को घर चाहिए। तो जो यहाँ नहीं खरीद पा रहा है, वो 20 मिनट बाद आगे जाके खरीद रहा है, भले वो 25 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है, लेकिन उसकी जो टाइमिंग है वो 20 मिनट है, क्योंकि टाइम आप नहीं बढ़ा सकते, दिन के 24 घंटे रखने हैं, 26 नहीं हो सकते हो। तो आदमी टाइम के हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इसलिए रियल एस्टेट तो बढ़ना ही बढ़ना है, इसको मतलब यू कांट स्टॉप इट, मतलब रुक नहीं सकता अनटिल जब तक गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ना रोक दे। और जिस हिसाब से गवर्नमेंट काम कर रही है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत काम है। पिछले 10 साल के अंदर मैंने तो बहुत बदलाव देखे, तो मेरे को तो लगता है कि ये रियल एस्टेट और आगे अच्छे तरीके से बढ़ना है। As a Trivog Group, what's your long-term plan in this market, Gurgaon market? देखो, अगर हम एज अ ट्रिवॉग बात करते हैं तो हमारे फ्यूचरिस्टिक प्लान्स हैं। वी हैव सम लैंड ऑन NPR ऑल्सो, कुछ SPR पे भी हमारे पास लैंड है। बट हमारा पहला टारगेट है कि ये पहला प्रोजेक्ट लाएंगे, इसको सेल करेंगे, उसके बाद हम सेकंड प्रोजेक्ट पे मूव करेंगे। हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स नहीं खोलेंगे, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट एंड यूजर पे पहुंचे। हम एंड यूजर को प्रोडक्ट देना चाहते हैं, एंड यूजर से क्या होता है, आपका कैश फ्लो भी बना रहता है। क्या आप भी उसी कॉन्सेप्ट पे बिलीव कर रहे हो, डे 3 सोल्ड आउट? नहीं, वी आर नॉट बिलीविंग दैट। डे 3 तो आराम से सोल्ड कर सकते हैं, लेकिन वो हमें नहीं करना है। देखो एक्चुअली क्या होता है, माल बेचना सबसे आसान है, लेकिन उसकी कलेक्शन सबसे मुश्किल होती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा, देखो यार, 4 साल में प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, 4 साढ़े 4 एज पर रहेगा तो 5 साल होता है, मिनिमम की 5 ईयर्स तो देते ही देगा यार। अब यूनिट्स कम होंगी तो 5 साल तो बहुत बड़ा टाइम पीरियड है माल बेचने के लिए, स्टॉक बेचने के लिए। हम क्यों 1 डे में सोल्ड करें भाई? जो आज एंटर कर रहा है क्लाइंट या कोई इन्वेस्टर आज आ रहा है, तो उसको भी थोड़ा अप्रिशिएशन मिलना चाहिए। भले आप घर ना बेचो, लेकिन आपकी चीज के रेट बढ़ते तो आपको अच्छा लगता है ना, सुन के कि हाँ चलो मैंने X में खरीदा था, X+1 हो गया, तो वो इंपॉर्टेंट है। हम ये ज्यादा लोगों को ये फील हो कि यार हमने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ रही है, या हमने जो घर लिया है वो रेट बढ़ा, और रेट तब बढ़ता है जब उस पर बिल्डर का सपोर्ट होता है और उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है। किसी प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन नहीं चलेगा तो उसका रेट नहीं बढ़ेगा। और कंस्ट्रक्शन कैसे चलेगा? कंस्ट्रक्शन पैसे चलेगा। पैसे कैसे आएंगे? जब कैश फ्लो होगा, जब कलेक्शन आएगी। तो वी आर फोकसिंग कि माल भले ही हम 50 मिनट बेचें, 100 मिनट बेचें, लेकिन 100 की कलेक्शन होनी चाहिए। अच्छा, और ऐसा नहीं कि हमें 400, 500, 1000 मिनट बेच देनी है एक दिन के अंदर, कलेक्शन के बाद 100 की कलेक्शन हो रही है ना? तो वो नहीं करना। तो हमारा मेन फोकस है कि भैया पहला प्रोजेक्ट लाएंगे, सोल्ड करेंगे, कंप्लीट करेंगे, पेमेंट 10%, 20% का अमाउंट आएगा, लोन हो जाएगा, जिनको लोन चाहिए वो लोन लेंगे, काम शुरू करेंगे, फिर दूसरे पे जाएंगे। हो सकता है साल में इस तरीके से हम केवल 2 ही प्रोजेक्ट कर पाए या मैक्सिमम 3 कर पाए, बट इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। ग्रेट। अच्छा, गुड़गांव की बात करें, सबसे ज्यादा एप्रिशिएशन गोल्फ कोर्स ने दिया है, आप इस बात को बिल्कुल एब्सोल्युटली। ऐसा क्या रीजन रहा कि गोल्फ कोर्स हमेशा डिमांडिंग रहा, और क्या फैक्टर है इसको सपोर्ट किया? देखो मैं आपको बताऊं क्या होता है, जितना मेरे को पता है, देयर आर 3 टाइप ऑफ डेवलपमेंट। ओके। एक डेवलपमेंट होती है लीनियर, एक होती है सेक्टोरियल, और एक होती है आपकी सर्कुलर। ओके। तो अगर हम सर्कुलर डेवलपमेंट की बात करते हैं, दैट्स दिल्ली, फिर उसके चारों तरफ गुड़गांव, आपका गाजियाबाद आया, फिर नोएडा आया, फिर अब सोनीपत, पानीपत, दारूगढ़ा, ये वाली बेल्ट आ गई। तो सर्कुलर मतलब इस तरीके से सर्कुलर बढ़ रहा है। ठीक है। एक सेक्टोरियल ग्रोथ है कि एक सेक्टर है वो अपने आप में सस्टेन है, जैसे कि आप नोएडा की बात करो, एक सेक्टर वो अपने में सेल्फ सस्टेन मॉडल है। उसी के अंदर आपको पेट्रोल पंप मिलेगा, वहीं पर आपको मॉल मिलेगा, वहीं पर ऑफिस मिल जाएंगे, वहीं पर दुकानें मिल जाएंगी, वहीं पर आपको घर बना होगा। तो बंदा बाहर नहीं निकलता ना कि अब मेरे घर के पास ही मॉल है, मैं वहीं पे चले मैं वहीं पेट्रोल भरवा लेता हूँ, मैं वहीं पर मेरी ऑफिस है या यहाँ पे मेरा ऑफिस है तो मैं यहीं पे घर ले लेता हूँ रेंट पे या ले लेता हूँ। तो वो अपने सेल्फ सफिशिएंट सेक्टर हो गया। एक डेवलपमेंट होती है जो बहुत ज़्यादा यूनिक है,
जो ग्लोबली सक्सेस, दैट्स अ लीनियर डेवलपमेंट। तो बेस्ट पार्ट इस गुड़गांव में कि यहाँ पे लीनियर डेवलपमेंट है। लीनियर कैसे? गोल्फ कोर्स रोड देखो आप, वो लीनियर डेवलपमेंट है। एक कोने से साइबर सिटी से शुरू होता है और यहाँ पर आके 56-57 तक खत्म होता है। तो क्या कि बंदे, अब आदमी को अगर मूवी देखनी है यहाँ पर जो 56 में बैठा है, तो उसके पास मजबूरी है एमबीएस मॉल की तरफ जाने की। अच्छा, है ना, एमबीएस मॉल की तरफ जाना, उसके रास्ते में कोई उसको मॉल नहीं मिल रहा है या बीटी मॉल की तरफ जाना है, तो वो जब जाता है पूरे रास्ते में, तो रास्ते भर में उसको कमर्शियल दिखता है, चल मैं इस रेस्टोरेंट में रुक के खाना खा लेता हूँ, मैं यहाँ पे डेवलप। तो जो लीनियर डेवलपमेंट है वो बढ़ती है। तो बेस्ट एग्जांपल इज मुंबई पुणे हाईवे, बेस्ट एग्जांपल इज शेख जायद रोड दुबई, वो पूरी रोड के चारों तरफ। तो क्या होता है, जब रोड बन जाती है तो एक कोने से डेवलपमेंट शुरू होती है, वो बढ़ती चली जाती है। तो गुड़गांव में क्या है, गुड़गांव में सारी लीनियर डेवलपमेंट है। आप उठा के देख लो, एक प्रॉपर कमर्शियल जोन डिसाइडेड है कि इन्हीं जगह पे कमर्शियल है, उन जगह पे रेजिडेंशियल। तो कमर्शियल भी डेवलप हो रहे हैं, रेजिडेंशियल वाले भी। सोना रोड NH-258A ये भी पूरी लीनियर है। NPR नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड ये भी पूरी लीनियर है। SPR ये भी पूरी लीनियर है। तो सारी लीनियर डेवलपमेंट है। तो हर किसी को पता है कि अगर मैं 66 में लिया तो 62 में मुझे कमर्शियल मिलेगा। आप समझ रहे हो? या फिर फ्रंट में हर सेक्टर में कमर्शियल एक ही लेन पे डला हुआ है, पीछे आगे कमर्शियल है, पीछे रेजिडेंशियल है। तो ये जो डेवलपमेंट है ना, ये सबसे बेस्ट डेवलपमेंट मानी जाती है ग्लोबली। तो गुड़गांव उसी डेवलपमेंट पे चल रहा है। तो सारी लीनियर डेवलपमेंट ने गुड़गांव में एप्रिसिएशन लाती है। मतलब बंदे को अगर कहीं भी ट्रैवल करना है, मतलब जैसे मैं हूँ, आई स्टे इन NPR, मैं द्वारका एक्सप्रेस में 110 में रहता हूँ। अब मेरे पास 2 ऑप्शन, वहां पर भी कोई मॉल नहीं है ना। अब जब मेरे को वहां से एग्जिट निकलना होता है तो मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं, तो राया मॉल आ जाऊँ, 20-25 किलोमीटर मिनट वहीं के लगते हैं मुझे एक्सप्रेस से जाने में, और या मैं एमबीएस मॉल चले जाऊँ, 20-25 मिनट वहाँ पे लगते हैं। तो मेरे पास 2 ऑप्शन खुल जाते हैं कि मूवी देखनी है तो यहाँ चले जाओ, है ना, या फिर MG रोड आ जाओ, 15-20 मिनट आप MG रोड पहुंच सकते हैं, वहाँ पे भी MGF के मॉल्स वगैरह हैं। तो ये जो सारी डेवलपमेंट, अगर मेरे सेक्टर 110 में मॉल आ गया, 110 में ऑफिस आ गए, तो यार मैं कहाँ निकलूँ, मैं घर के पास ही रहता हूँ ना। तो ये डेवलपमेंट जरूरी है, और इसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने TOD भी इंट्रोड्यूस कर दी थी, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, कि जितनी इन सबको गवर्नमेंट ने एक्सप्रेसवे NH को, इनको गवर्नमेंट ने TOD में क्यों डाला कि लोग इसके पास ज्यादा से ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट करें। ये रीजन है कि TOD में फॉर्म हो गया, चाहे वो मेट्रो हो चाहे रैपिड हो उसके पास। तो गुड़गांव की डेवलपमेंट इसलिए चल रही है। आप देखो ना, जो सेक्टर्स पुराने भी कटे हुए हैं हुडा के, वो सिर्फ वहाँ पे प्लॉट चलते हैं, वहाँ पे कोई आपको मॉल नहीं मिलता। मतलब कोई अगर 44 सेक्टर में रह रहा है तो वहाँ पे सिर्फ ऑफिस स्पेस का पूरा सेक्टर है, वो वहाँ पर रहने के लिए कुछ नहीं है 44 में, फिर आदमी को 45-46 जाना पड़ता है। तो ये जो डेवलपमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुड़गांव उस डेवलपमेंट पर है, इसलिए इसकी ग्रोथ तो हमेशा रहनी है। एक तरफ शुरू होगी, एक तरफ खत्म होगी। रिसेंटली हम सबने विटनेस किया, गोल्फ कोर्स रोड में 100 करोड़ का फ्लैट बिका। अमेजिंग, बिकम इंटरनेशनल न्यूज़। बिल्कुल, इज इट जस्टिफाइड? या बिल्कुल जस्टिफाई करता है। हाउ? या देखो, अब मैं आपको बताऊँ क्या होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, वो अपने आप को डिस्टिंग्विश करते हैं लाइक माइंडेड पीपल के साथ। जो वो सुपर एलीट क्लास है ना, जैसे पिरामिड की हम बात करते हैं, जो टॉप है, उसके ऊपर भी एक कुछ परसेंटेज लोग हैं जो अपने आप को एलीट समझते हैं, जो प्राइवेट जेट में ट्रैवल करते हैं, जो जब मूवी देखने आते हैं तो पूरा PVR बुक करा लेते हैं, पूरा डायरेक्टर कट बुक करा लेते हैं। ऐसे लोग, है ना, जो एक क्लास है यार, उनको भी तो कहीं रहना है, वो कहाँ रहेगा। आज के टाइम में सिक्योरिटी कितना बड़ा थ्रेट हो चुका है कि लोग अवॉइड करते हैं कोठियों में रहना, अनटिल वो डेवलपर की गेटेड कॉलोनी ना हो, कम्युनिटी ना हो, है ना। तो ग्रुप हाउसिंग में आपको बेनिफिट क्या मिलता है, आपको पावर बैकअप से लेकर सब कुछ मिलता है, यू विल गेट एवरीथिंग व्हाट यू वांट। प्लस लाइफस्टाइल के लिए दे नीड अ क्लब सिस्टम, उनको एक एक्सक्लूसिव क्लब चाहिए होता, मतलब 5 स्टार होटल ही चाहिए होता जो घर में हो, ताकि कल को उनके गेस्ट आए तो उनको ले, ये ना कि यहाँ पर गाड़ी में बैठ पाए, मैं तो वेस्टर्न लेके चल रहा हूँ, मैं ताज लेके चल रहा हूँ, आधे पौने घंटे की ट्रैवल टाइम लगा रहा हूँ, क्योंकि टाइम उतना ही है 24 घंटे। तो वॉकिंग करेंगे, अपने क्लब में आ जाएंगे, सारी फैसिलिटीज यूटिलाइज करेंगे। तो वो जो क्लास है, उस क्लास को एक एड्रेस चाहिए, और उसको ऐसी लोकेशन चाहिए जहाँ पर उस तरीके के लोग हों। तो उसके लिए कुछ डेवलपर्स ने क्या किया, 5,000-7,000 बेयर मिनिमम साइज रखा। अब जो 5,000 स्क्वायर फीट का सामान खरीदा, मान लो मैं सिर्फ एग्जाम्पल 30,000 रुपये स्क्वायर फीट है, कितने का होगा, 15 करोड़ का हो गया। और एक 6,000 स्क्वायर फीट का खरीदा है, तो जो 5,000 वाला है वो भी 6,000 खरीद सकता है, पर वो क्यों नहीं खरीदा, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है उसको, जरूरत उसकी उतनी है। तो मतलब आप उसको ये नहीं कह सकते यार वो लाइक माइंडेड नहीं है। हो सकता है उसका दिमाग गाड़ियों में हो कि मुझे यार फैंटम चलानी है, ये हो सकता है, भाई जरूरी नहीं ना कि वो घर में लगा, लेकिन पैसा उसके पास बहुत है। तो जब ये क्लास के लोग जहाँ पर आ जाते हैं, तो फिर इसमें फिर कोई रेट नहीं रहता, फिर ये रहता है कि मुझे चाहिए, आई नीड दैट,
फिर मतलब जैसे आप जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव है दिल्ली के अंदर, जहाँ पे मालचा मार्ग हो गया, आपका अब्दुल कलाम रोड हो गई, ये जो जगह हैं, या आपके अमृता शेरली मार्ग हो गए, वहाँ पे कोई रेट थोड़ी ना है। वहाँ पे देखिए मुझे खरीदना है, तुम बताओ क्या रेट है। लग्जरी का कोई रेट नहीं होता। तो अगर तुम बताओ तुम क्या रेट है भाई, उसने कहा 300 करोड़ रुपए की कोठी नहीं यार, मैं तो 350 दूंगा। फिर 350 के बाद जरूरी नहीं वो मुकर जाएगा, नहीं यार मेरा मन नहीं है, सेलर मना करता है कि मैं नहीं बेच रहा, तो उसका कोई रेट ही नहीं है। तो द सेम हैपन इन, क्योंकि वैसी कोई अभी तक ग्रुप हाउसिंग आई नहीं थी इंडिया के अंदर। जो कमेलियास बनाया है या मैग्नोलियास बनाया है या अरालियास बनाया है, वैसी कोई ग्रुप हाउसिंग थी नहीं, क्योंकि शहर के अंदर 230 एकड़ की ग्रीन कहाँ मिलती है आप बताओ। इट्स अ मेन सिटी, देयर आर 230 एकड़ ऑफ अनट्रप्टेड गोल्फ। मतलब आप शहर के अंदर रह के भी शहर के अंदर नहीं हो, आपको शहर का भी फील है, और शहर जब अपने घर में रहते हो तो आपको लगता है कि यार मैं तो किसी ग्रीन जोन में बैठा हूँ, रिजॉर्ट में बैठा हूँ। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा, एक्चुअली में जो कॉस्टिंग वो तो 230 एकड़ की भी तो एडेड है उसमें। वो तो खाली जमीन छोड़ रखी है, दैट ग्रीन एरिया। हाँ, कितने घर आ जाएंगे उसमें बताओ। उसके भी तो पैसे है, कॉस्ट तो ऐड है वो। तो लोग तैयार है पैसा खर्चने के लिए, प्रोडक्ट होना चाहिए वैसा। What advice would you like to give who is looking their property in golf course road only in this market scenario? देखो यार मैं बताऊँ, एवरीबडी इज लुकिंग प्रॉपर्टी इन गोल्फ कोर्स रोड इंक्लूडिंग मी। मतलब जो गुड़गांव में रहता है उसको गोल्फ कोर्स रोड पसंद है यार। मतलब अब ये कि ठीक है कुछ के रीच में आता है, कुछ के रीच में नहीं आता। और अब गुड़गांव गोल्फ कोर्स रोड के लिए आप, अच्छी बात है बुरी बात है कि देयर इज अ वन डेवलपर हु इज टोटली डोमिनेट द गोल्फ कोर्स रोड, DLF। तो वो जो चाहते हैं वो करते हैं, जो रेट निकालते हैं वो रेट बिकता है, क्योंकि जिनको चाहिए गोल्फ कोर्स रोड फिर वो किसी भी रेट पे लेंगे, क्योंकि वो क्लास ही अलग है ना, वो बायर सेगमेंट अलग है। मतलब आप 50 करोड़ का भी निकालोगे तो बायर है, 30 करोड़ का निकालो बायर में। हाँ, अगर कोई 5, 7, 8, 10 करोड़ के फ्लैट आ जाएंगे तो आई एम श्योर कि पीपल विल ट्राई कि हाँ हमें अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि एक बार आदमी चाहता है कि मेरे को मौका मिल जाए, मुझे मौका। सेगमेंट में अभी कुछ है नहीं गोल्फ कोर्स रोड, अभी कुछ नहीं, अभी 5 करोड़ से लेके 8 करोड़ के बीच इस सेगमेंट में गोल्फ कोर्स में कुछ अवेलेबल अभी हाल फिलहाल कुछ नहीं है। मतलब इनफैक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अवेलेबल है, बट उसमें आपको लाइफस्टाइल नहीं मिलता, नहीं मिलेगा। मतलब आपको पार्किंग्स नहीं मिलेंगी, यू विल नॉट गेट अ फ्लोरिंग, ना आपको क्या कहते हैं पावर बैकअप्स, ना क्लब मिलेगा, ना रेस्टोरेंट मिलेंगे, ना बार मिलेंगे, ना जकूजी। मतलब बहुत सारी फीचर्स होते हैं यार जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक उस टिकट साइज के लोगों के लिए। मतलब इनफैक्ट हर किसी के लिए होता है, बट वो हमारी फिर जरूरत, कहते हैं ना, वो हमारी जरूरत नहीं होती। जैसे आज अगर हम किसी लेमन की बात करें तो उसकी पहली जरूरत है घर। वो ये जो लग्जरी है ना ये बाद में आती है ना। जैसे कि अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं हम फ्लाइट का, लेट्स सपोज मैं हूँ और कोई बहुत ही टॉप नॉच बंदा है, रिच है या फिल्दी रिच बंदा है, मैं और वो जो साथ ट्रैवल कर रहे हैं मुंबई, तो मैं शायद इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर लूँगा, ठीक है ना। बट वो जाके फर्स्ट क्लास में बैठेगा, वो फर्क कितना होता है, इतने का फर्क होता है सिर्फ। टाइम वही है, डिस्टेंस वही है, लोकेशन भी ऐसा नहीं कि वो अब मेरे को किसी अलग एयरपोर्ट पर छोड़ देंगे। पैसे इंटू 10 है, पैसे इंटू 10 है। क्यों? क्योंकि जब घुसेगा तो उसको सिल्क रूट मिलेगा निकलने के लिए, उसकी वेटिंग नहीं है, मैं लाइन लगा के निकलूंगा या मैं लाइन लगा के घुसूंगा। तो ये जो सारी चीजें, तो जिनके पास पैसा है वो सारी चीजें ले सकते, दैट इज कॉल्ड लग्जरी यार। वो लग्जरी कि उसने वो 1.5 फीट की एक्स्ट्रा स्पेस के लिए ही पे 10 टाइम्स। तो वो जो लग्जरी है ना वो इम्पोर्टेंट है। तो उनके लिए फिर ये घर वही है कि यार हमने वो 230 एकड़ अनटरप्टेड व्यू देखने के लिए हमने पैसे खर्च दिए, तो 100 करोड़ पे जस्टिफाई होते हैं भाई, बिल्कुल होते हैं जस्टिफाई। गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट इज ऑन फायर 100%। as property prices skyrocket. Absolutely. The questions on everyone's mind is whether we are witnessing the formation of classic real estate bubble. Not exactly, मतलब नहीं, it's not a bubble. देखो करेक्शन का हर जगह स्कोप होता है। Okay. और पिछले अगर आप 15 दिन पहले की बात करते हैं तो उस समय करेक्शन ही चल रही थी मार्केट के अंदर, 2 महीने तक करेक्शन चली आफ्टर इलेक्शन। बिल्कुल स्लो डाउन कैसे कि जो क्लाइंट थोड़ा थॉट दे रहे थे, बट अगर आप प्रोडक्ट अच्छा निकालते हो और लोगों को लगता है कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मतलब प्रोडक्ट ऐसा डिलीवर करा जाए या ऐसा प्रोडक्ट कंसीव कराया जाए मार्केट के अंदर जो लोगों को लगे ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, इसमें पैसा लगा के बना सकता हूँ, या प्रोडक्ट लिवेबल कंडीशन बहुत अच्छा होगा, तो आज भी वो माल बिकेगा। मतलब उसको बेचने से कोई रोक नहीं सकता। तो बबल्स तो नहीं है। देखो इसके पीछे कारण क्या है कि यार 3 ट्रिलियन में पहुंच गई इंडियन इकोनॉमी, यार बहुत बढ़ गई इकोनॉमी यार इंडियन इकोनॉमी। मतलब बीसीसीआई की बात करो तो बीसीसीआई का जितना फंड है उतना पाकिस्तान की इकोनॉमी है। तो मतलब आप देखो ना, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट देखो ना कितना बढ़ गया यार। मतलब तो जिस हिसाब से इकोनॉमी ग्रो कर रही है, पैसा इंडिया के अंदर आ रहा है, और सबसे बड़ी चीज क्या है, बेस्ट पार्ट अक्रॉस दी, मतलब जितना ग्लोब की बात करते हैं अक्रॉस दी ऑल वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया,
हर भी वॉर सिचुएशन में, एवरीबडी इन द वॉर सिचुएशन, इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसमें वॉर का 0% इम्पैक्ट नहीं। रीजन भी क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है ये। मतलब देखो चाइना पे लोग बिलीव नहीं करते है ना, तो इसलिए वहाँ पर कम इन्वेस्टमेंट होती है, वहाँ पर मैन पावर सस्ती है, मानते हैं। बट इंडिया के अंदर मार्केट भी बहुत बढ़िया, तुम चाइना को भी सरपास कर चुके हैं पॉपुलेशन में, तो पॉपुलेशन सरपास करते ही हम सबसे ज़्यादा कंज्यूमर हो गए मार्केट के अंदर। ग्लोबली सबसे ज़्यादा कंज्यूमर कहाँ पर? इंडिया के अंदर। चाहे किसी भी चीज़ की बात कर लो, आज आदमी सुई से लेकर जहाज तक इंडिया में बेचना चाह रहा है। तो जो कंजम्पशन है इंडिया में ज़्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा आ रही है। तो जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रही है तो पैसा जाएगा कहाँ? तो जॉब्स भी प्रोड्यूस होंगी। जब जॉब प्रोड्यूस होंगी तो लोग सबसे पहले हिंदुस्तान में इमोशन से कनेक्टेड, जो मैंने बोला था, भाई मुझे घर चाहिए। सबसे पहले लेता है आदमी मोबाइल, इंडिया के अंदर जो नई जॉब कर रहा है, पहले तो मोबाइल, दूसरा लेता है गाड़ी, तीसरा लेता है घर, चौथीस गाड़ी घर के बीच में कोई और ऑप्शन नहीं है उसके बाद, यही ऑप्शन है। मतलब मेरे फैमिली में जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल जो भी यंग हैं, 1-2 साल जॉब करते हुए हैं, उनका फोन आता है कि यार घर लेना है, हमें घर लेना है, सपोर्ट कर दो, बता दो कहाँ पे लें, कैसे लें, हमारा इतना बजट है। तो मैंने कहा अभी तो तुम्हें 2 साल 1 साल हुए नौकरी करते हुए, लाइफ एंजॉय करो। नहीं हमें घर खरीदना है। ठीक है, तो मतलब थॉट क्या चला गया, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। हम जब जॉब में आया तो मैं क्या, मुझे तो लगता था चलो अब अपने पैसे आ रहे हैं, हम पहले मौज करेंगे, जिंदगी जिएंगे, है ना। तो मतलब क्योंकि लोगों को ही पता है, उन लोगों को ही पता है कि यार उन्होंने भी देखा है मार्केट बढ़ते हुए कि यार पापा ने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी, या दादा ने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, यार वो आज हमारे रीच से बाहर हो गया था, हमारे रीच में था तब हमने नहीं खरीदा। तो लोगों को लगता है मेरी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तो मोबाइल, गाड़ी, उसके बाद सीधे घर, बीच में कुछ नहीं है। तो गाड़ी से चाहिए, क्योंकि आपको आज के टाइम में यार गाड़ी की बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये सेफ्टी फीचर है बेसिकली। टू व्हीलर इज वेरी मच रिस्की इन मेट्रोज, जब आप एक्सप्रेस वे वगैरह पे गाड़ी चलाते हो। और जो मोबाइल है वो तो यार वो पता है स्टेटस सिंबल बन गया है आज के टाइम में, नीड हो गया। नीड में तो सस्ते मिलते हैं, लेकिन जो यंग जनरेशन है उसके लिए स्टेटस सिंबल है कि आईफोन, वी नीड आईफोन, वी नीड दिस एंड दैट, वो सारी चीजें। मैं गुड़गांव मार्केट के 2 पहलू देखता हूँ। पहला, गुड़गांव मार्केट का रियल एस्टेट प्राइस है वो आम आदमी की जेब से बाहर हो गया है, पहला पहलू तो ये है। दूसरा पहलू मैं देखता हूँ कि जब प्रोजेक्ट लॉन्च होता है वो 3 डेज में सोल्ड आउट हो जाता है। मुझे ये समझना है वो कौन लोग जो ये 3 डेज में सोल्ड आउट कर रहे हैं, वो कौन खरीदते, ये कौन है? देखो एक्चुअली क्या है, क्योंकि आम आदमी तो खरीद नहीं रहा है। नहीं एक्चुअली देखो शुरुआत में क्या होता है, जो ये 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन में सोल्ड आउट होता है ना, इनिशियली व्हाट हैपन कि देयर इज अ इन्वेस्टर विल कम इनटू द पिक्चर। ओके, अब इन्वेस्टर कौन होता है? जिसके पास सरप्लस अमाउंट है, जो वो कहीं भी लगा सकता है, कि वो या तो म्यूचुअल फंड्स में पार्क कर दे, या गोल्ड में लगा दे, या मतलब शेयर्स में लगा दे, कहीं पे भी लगा सकता है। तो उनको आज के टाइम में जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिख रहा है वो रियल एस्टेट में ज़्यादा दिख रहा है, तो रियल एस्टेट में लगाते हैं। अब देखो जो एंड यूजर होता है वो सारे ड्यू डिलिजेंस चेक करता है कि भैया मेरे को पेपर भी देखने हैं, मेरे को लेआउट भी देखना है, मेरे को फसाड भी देखना है, बिल्डिंग कितने टाइम में बनेगी, मुझे पेपर भी पढ़ने हैं, मेरे को लाइसेंस भी देखनी है, अप्रूवल्स भी मुझे चेक करने हैं, रेरा भी चेक करना है। तो सारे अप्रूवल्स के मतलब रेरा भी अगर आप किसी को बता दो ना कि भाई रेरा है, तो एंड यूजर कहता है नहीं रेरा के आदि पेपर दिखाओ, जबकि रेरा सारे डॉक्यूमेंट चेक होने का रेरा मिलता है। करेक्ट। मतलब इतने लोग इन डेप्थ मारते हैं, डाइव मारते हैं, जो आपका एक्चुअल बायर होता है। तो वो उनको अपॉर्चुनिटी लॉस होती है, क्योंकि तब जो रेट होता है और जो डे 1 जब रेरा आती लॉन्च करते हैं वो रेट होता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क आ जाता है, या 2-3 हज़ार रुपए का फर्क हो जाता है। वही जो प्रीमियम होता है वो इन्वेस्टर का प्रॉफिट होता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने ये सारी चीजें नहीं सोचता, वो ब्रांड देखता है कि कौन सा ब्रांड है, और उसको जो इन्फॉर्मेशन वो अपने लेवल पे इन्फॉर्मेशन चेक कराता है कि भाई जैसे आईपीओ आता है ना सर, पहले दिन में ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, आईपीओ भी आता है, तो ऐसे रियल एस्टेट का हो रहा है कि लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं। वो तो बाद में पता चलता है कुछ आईपीओ में रेट वो भी नहीं पहुंच पाता जो साल भर तक, है ना। फिर बाद में जाके एंड में 200-250 रुपये सस्ता भी लोग उठाते हैं, मान कुछ लोग बहुत महंगा उठाते हैं। तो पूरा का पूरा खेल वही है मेरे हिसाब से। तो जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वाले लोग हैं वो डे 1 डे 2 वाले ही होते हैं। अच्छा। उसमें सोल्ड कर लेते हैं, उसमें कुछ लोग कंटिन्यू भी कर लेते हैं। कुछ कस्टमर्स हैं जो वेट कर रहे होते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी का पैसा लेके बैठे हैं, लोन सैंक्शन करा के बैठे हैं। वो कहते हैं यार चलो मान लो एक्स बिल्डर का प्रोजेक्ट आएगा, या टाटा, गोदरेज, या डीएलएफ, या व्हाटएवर सो कुछ भी बिल्डर है, कि इसके प्रोजेक्ट में हमें पैसा लगाना है, पर तो वेट नहीं करते। एंड यूजर तक सही टाइम तक इन्फॉर्मेशन ही पहुंचना चाहिए, फिर तो उनको पता वो तो आफ्टर रेरा ही पहुंच सकती है। जब तक रेरा नहीं आएगा ना, कोई भी बिल्डर क्या कहते हैं ना उसको, इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, और देनी भी नहीं चाहिए। मतलब एज पर बाय लॉज मेरे हिसाब से तो बेस्ट है यार, आप अपने
लैंड आपने आउटराइट परचेज कर ली है, पैसा आप लगा चुके हो, रजिस्ट्री करा चुके हो, बिल्डिंग प्लान सबमिट कर चुके हो, उस पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हो, सब कुछ तो कर लिया है। अब वो 5-5, 10-10, 20-20 लाख के चेक उठा के क्या करना है? जस्ट वेट फॉर अ रेरा। रेरा है तो बिल्कुल प्रोजेक्ट को प्रॉपर मार्केट में लॉन्च करो। करेक्ट। 3 दिन नहीं, 30 दिन 90 दिन में प्रोडक्ट बिक जाएगा। और पहले दिन तो वैसे भी नहीं, रेट बढ़ा बढ़ा के बेचना चाहिए। आज 100 यूनिट बेचो, फिर 50 बेचो, फिर 70 बेचो, रेट बढ़ा बढ़ा के बेचो। थोड़ा जो जिन्होंने पहले लिया होता है उनको भी बेनिफिट मिलता है, एप्रिसिएशन होता है। तो जैसे ही एप्रिसिएशन चढ़ता है तब की पेमेंट भी श्योर हो जाती है कि आएंगी। भाई आज किसी ने मान लो एक्स अमाउंट में खरीदा, X+1 हो गया, तो उसको फोमो क्रिएट हो गया ना कि मेरे को अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाए। एप्रिसिएशन के बाद ही प्रोजेक्ट की प्राइस भी बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट? जब तक देखो मेरे हिसाब से जिस हिसाब से इंडिया ग्रो कर रहा है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, नॉट कि मतलब और बाकी जगह की नहीं। इंडिया जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है, जिस हिसाब से इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो अगले 20-25 साल तक तो कहीं नहीं की बजाय। इनफैक्ट हम गुड़गांव की बात कर लें तो 20 साल का काम तो एक्सप्रेस वे पर ही आ गया है। इतनी लैंड पार्सल, इतनी लैंड, पहले उस लैंड को पूछता नहीं था, आज इतनी लैंड पार्सल आ गई वहाँ पर। तो 20-25 साल का वहाँ पर काम है। प्लस अभी देखो एक्सप्रेस वे में मैं भी किसी से डिस्कस ही कर रहा था, कुछ दिनों पहले की बात है, कि वहाँ पर अभी एक अच्छा ऑफिस स्पेस मिसिंग है क्योंकि एयरपोर्ट से पास है। ये गुड़गांव के डेवलप होने के पीछे कारण ये तो था कि वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास था। साइबर सिटी क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि एयरपोर्ट के पास। एरो सिटी क्यों बनाया गया? क्योंकि एयरपोर्ट के पास है। तो एक्सप्रेस वे से एयरपोर्ट मुश्किल से 10-15 मिनट के डिस्टेंस पर है, तो उससे बेस्ट तो कोई इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकती। अभी जब ऑफिस स्पेसेस आएंगे, जब लोग नौकरी करने लगेंगे, तो बाय डिफॉल्ट वहीं पर घर खरीदेंगे। तो डेवलपमेंट अगले 20-25 साल तक तो बिल्कुल इंटैक्ट है। 20-25 साल बाद बिल्डिंग भी पुरानी होंगी, जो 20 पुरानी साल बिल्डिंग है, 20 साल 25 साल पुरानी बिल्डिंग है, उनको रिहेबिटेट किया जाएगा, जो तोड़ के बनाए जाएंगे। तो रियल एस्टेट की तो साइकिल चलती रहेगी। What message you would like to share with potential home buyer or investor in गुड़गांव? फिर से एक बार सवाल। जो पोटेंशियल होम बायर और इन्वेस्टर है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो गुड़गांव में प्रॉपर्टी देख रहे हैं? मेरे हिसाब से तो इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए उनको, और बस पैसे लगा दें अपने, अगर उनके पास सरप्लस मनी पड़ी हुई है, क्योंकि आजकल बैंक भी अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक ठाक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रॉपर्टी लोन दे रहे हैं। और एटलीस्ट मेरे हिसाब से 1.5 से 2 साल वेट करें एप्रिसिएशन आने के लिए, अगर उनको एग्जिट करना है। अदरवाइज प्रोडक्ट सारे अच्छे बन रहे हैं, क्वालिटी ऑफ, आज के टाइम में कोई बिल्डर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है कंस्ट्रक्शन में। हर कोई एक कैटेगरी को बिल्डर अपने, मतलब डेवलपर अपने साथ ले रहा है, कंस्ट्रक्शन पार्टनर अपने साथ ले रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको कंस्ट्रक्शन पार्टनर कौन है ना। तो आप देखो ना, कंसल्टेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस हो गया। दे हैव देयर ओन एक्सपर्टीज। मतलब अगर कोई लैंडस्केप का है तो उसकी अपनी एक्सपर्टीज सिर्फ लैंडस्केप की है, वो फिर 30 साल से लैंडस्केप ही कर रहा है। कस्टमर को परचेज करने से उसका चेकलिस्ट क्या क्या होनी चाहिए? पहले तो जो भी डेवलपर है उसके तो पूरे बैकग्राउंड्स को चेक करना चाहिए। ठीक है। मतलब कि उसके पीछे कौन है, फंड्स कौन कौन से हैं, उन्होंने पहले क्या डिलीवर किया, अगर नहीं भी डिलीवर किया, नया है तो उनके साथ इन्वेस्टमेंट किसने करी हुई है, कौन लोग हैं जिनको आगे लेके जाएंगे, बैंक्स कौन कौन से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, डेवलपर का बैकग्राउंड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा लोकेशन बहुत मैटर करती है। अब लोकेशन, अब जैसे मान लो किसी की जॉब एक्सप्रेस वे पर है, तो वो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में क्यों लेगा? तो उसको एक्सप्रेस वे जाना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने, आपकी लोकेशन कौन सी सूट करती है। फिर लोकेशन के बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि आपको कितने बड़े अपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। 3, 4, 5 साइज मैटर नहीं करता। देखो साइज क्या, आप देखो तो 1500-1800 स्क्वायर फीट में भी 3 BHK बने हुए हैं, 3-3 हार में भी बन रहे हैं। कि आपको कितने बड़े अपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। किसी, कोई 10x11 के कमरे में खुश है, कोई 18x20 के कमरे में भी खुश नहीं है ना। और फिर आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, क्योंकि ये देखो बहुत सारी चीजें हैं, प्लेटर में बहुत कुछ है, आप कितना डाइजेस्ट कर सकते हो इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको 3 करोड़ से लेकर, अगर लग्जरी की बात करते हो, 15 करोड़ तक में 3 BHK मिल जाएगा गुड़गांव के अंदर। अब आपको देखना कि आपको कहाँ पे शूट करता है। और इसके अलावा देखो बिल्डर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रोफाइलिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन से कंसल्टेंट एसोसिएटेड है उनके साथ, कौन डेवलपिंग कर रहा है, कौन उसको बना रहा है, और कौन कौन से बैंक्स के साथ अप्रूवल्स है। ये 4 पैरामीटर तो हैं जो उनको ऐड करने चाहिए। प्लस अब आती है उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, जो बायर खरीद रहा है। लोकेशन देखे कि उसको लोकेशन सूट करती ही नहीं करती, उसके बजट साइज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये सारे फैक्टर्स जब आप ऐड ऑन कर लोगे तो एक आपको ठीक ठाक आइडिया लग जाएगा कि क्या प्रोडक्ट हम डिलीवर करने वाले हैं। ये ठीक है। अभी एक क्विक फायर राउंड हम खेलेंगे आपके साथ, ठीक है? तो टॉप इमर्जिंग लोकेशन इन गुड़गांव। NPR, नॉर्दर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस। बिगेस्ट चैलेंज इन गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट।
आज के टाइम में हर कोई डे 3 या डे 4 में माल बेच दे रहा है। Okay. Most overrated locality in Gurgaon. मेरे हिसाब से मोस्ट ओवररेटेड की अगर हम बात करेंगे तो आपकी सैटेलाइट सिटी सोना है, Okay. Gurgaon biggest selling point. नियर टू एयरपोर्ट एंड यहाँ पर जो जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटीज हैं बहुत ज़्यादा है। Top mistake investor make in Gurgaon real estate market. उनको लगता है कि 10% देकर हम एग्जिट कर जाएंगे। Renting versus buying in Gurgaon. Your pick. भाई देखो, रेंटिंग इज अ बेटर ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ डिपेंड कि आपको ROI क्या मिल रही है। अदरवाइज देखो, जो रियल एस्टेट है वो इमोशनल बाइंग है। मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट एक घर तो होना चाहिए हर किसी के पास। Favorite luxury project in Gurgaon. ऑब्वियसली दैट्स अ गोल्फ कोर्स रोड, कमेलियास। Thank you, Nitin ji. Thank you for your थैंक time. यू सो मच, थैंक यू सो मच, प्लेजर, थैंक यू।